दोस्तों नमस्कार। आदिवासी अगर बीजेपी से झारखंड में रूठ गया तो बीजेपी किस चुनाव में किस सीट को जीत पाएगी, शायद यह सवाल उसके सामने सबसे बड़ा हो जाएगा। और अगर दलित और पिछड़ा तबका नीतीश कुमार से बिहार में रूठ गया तो नीतीश को साथ में रखकर भी बीजेपी कितने सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी, यह भी बड़ा सवाल हो जाएगा। और शायद इसीलिए कहा जाता है राजनीति में हर चाल वक्त के मुताबिक चलनी चाहिए। और राजनीति में वक्त के मुताबिक चाल चलने में माहिर मोदी और शाह की जोड़ी है, जिसे बीजेपी मानती है। और राजनीतिक धड़कनों को समझने वाले विशेषज्ञ भी जानते हैं कि दरअसल यह जोड़ी हर चाल तभी चलती है जब चुनाव में फायदा हो। और इस मोड़ पर तो भारत चुनाव में जाने को तैयार खड़ा है। महज 2 महीने के भीतर चुनाव होने हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऐसे में हर वो चाल जो इस दौर में राजनीतिक तौर पर चली जा रही हो, उसका आकलन लोकसभा चुनाव से जुड़ेगा ही। तो क्या झारखंड में जिन चालों को चला गया, क्या वो उल्टा पड़ गया? और क्या बिहार में जिन चालों को नीतीश के जरिए चला गया है, कहीं वह भी उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? लोकसभा की 54 सीटें यहीं से आती है। और ध्यान दीजिए, बीजेपी ने यहां कुछ भी गंवाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाया ही है। लेकिन अगर आदिवासी झारखंड में रूठ गया तब वाकई क्या होगा? धड़कनें बीजेपी की बढ़ी हुई है, क्योंकि चाल कहीं उल्टी पड़ तो नहीं गई। क्योंकि एक नजारा हमें लगता है आपको देखना चाहिए। यह नजारा कल का है, जब आदिवासी एक झटके में खुले आसमान तले सड़कों पर निकल आए और उसके बाद हेमंत सोरेन के पक्ष में खड़े हो गए वही आदिवासी जिनके भीतर बहुत सारे सवाल हेमंत सोरेन की सरकार के दौर में नीतियों को लेकर थे, जिसका लाभ आदिवासियों को कितना मिल रहा था, यह एक सवाल था। लेकिन कल आदिवासियों की जितनी बड़ी तादाद में मौजूदगी थी, उसने 2 संदेश साफ दे दिए। पहला संदेश था आदिवासी को सत्ता से हटाया है और जिसने हटाया है अब वो भुगतने को तैयार हो जाए। और दूसरा संदेश था ठीक है, आपके प्रति कल तक हम नाराज थे, लेकिन आपको सत्ता से हटा दिया, अब हम आपके साथ खड़े हैं। और शायद यही वो मौका था जिसमें एक झटके में बीजेपी ने जिन चालों को चला झारखंड के भीतर, कहीं वो उल्टा पड़ तो नहीं चुका है। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, आदिवासियों की मौजूदगी बड़ी तादाद में क्या दिखलाती है। जो कुछ नहीं करती आदिवासियों को अत्याचार से होता था, अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनी और जंगल को काटा जा रहा है। जंगल यानी जंगल जो रहा है उसको भी वहां पर हटाया जा रहा है। तो जंगल किसका है? जंगल आदिवासियों का है। और खनिज संपदा किसका है? आदिवासियों का है। लेकिन किसको दिया जा रहा है? नरेंद्र मोदी की जो दौलत है अदानी और अंबानी को दिया जा रहा है। साथियों, इसको कभी नहीं बोलना चाहिए। ये जंगल को पूरा काट के खत्म कर देंगे, आदिवासी को मार पीट के भगाया जा रहा है। साथियों, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जो हमारे आदिवासी भाई बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि के द्वारा उसके ऊपर उन्होंने दफा कर काम किया जाता है, ये उसी खिलाफ पड़ेगा। साथियों, तो आदिवासियों का गुस्सा और उसके बाद आज फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद हेमंत सोरेन का बाहर निकलना और नारे उनके पक्ष में लगना। जब ईडी उन्हें जेल ले जा रही थी तो वो अकेले थे। आज जब वो विधानसभा से जीत के बाद बाहर निकल रहे थे तो नारे लग रहे थे। राजनीतिक तौर पर जो धारणा जनता के भीतर बनती है वो राजनीतिक टकराव के बाद ही निकलकर सामने आती है, जिसका असर चुनाव में होता है। और झारखंड का सच क्या है? झारखंड में 27% आदिवासी हैं, लेकिन अगर आप एक एक जिले दर जिले परखते चले जाइए तो वहां पर खूंटी जैसी जगह में 73% आदिवासी हैं, सिमडेगा में 70% आदिवासी हैं, लातेहार में 45% हैं, दुमका में 43% हैं, गुमला में 68% हैं, पश्चिम सिंहभूम में 67% है। और जब नीचे भी आएंगे, खास तौर से संथाल परगना के इलाके में पाकुड़ में 42% है, गोड्डा में 22% है, जामताड़ा में 30% है, सरायखाले में 35% है और रांची जो राज्य की राजधानी है वहां भी 36% आदिवासी है।
इन आंकड़ों की जरूरत इसलिए समझने की है कि अगर आदिवासी एकजुट हो गया, या हेमंत सोरेन जो सोच रहे हैं कि आदिवासी अगर एकजुट होकर जेएमएम के पक्ष में आ गया और बीजेपी के तरफ से खड़े होने वाले आदिवासी नेताओं से वो छिटक गया, यह सोचकर कि पूरी बिसात बीजेपी ने जिस लिहाज से बनाई उसमें सिर्फ ईडी और सीबीआई नहीं, बल्कि ध्यान दीजिए इस पूरी बिसात के पीछे कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं उनकी एक पूरी व्यू रचना थी। और आखिरी वक्त तक वो कह रहे थे कि जेएमएम के भीतर एक बड़ी लकीर खिंच चुकी है और यह सरकार बचेगी नहीं। कुछ ऐसा ही संदेश दिल्ली को भी दिया गया, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो जेएमएम के 27, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1 और सीपीआई एमएल के 1, 46 वोट ये थे, एक मनोनीत थे, तो 47 वोट इन्हें पड़ गए। बीजेपी के 25, एजेएसयू आसू के 3 और एनसीपी जो अजीत पवार गुट है उनका 1 वोट पड़ा। सरयू राय निर्दलीय थे, उन्होंने वोट नहीं डाला। बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक निर्दलीय ने पहुंचे ही नहीं विधानसभा, तो 3 एब्सेंट हो गए, लेकिन बड़ी ताकत के साथ वो चुने गए। यह पहला सवाल है कि क्या यह सब कुछ गलत जानकारी दी जा रही थी, लेकिन उसके आगे का सवाल है, एक तरफ आदिवासियों का जिक्र है और दूसरी तरफ दिल्ली की मानसिकता और सोच का जिक्र लगातार अपने तौर पर यह कहते हुए हेमंत सोरेन आज विधानसभा में मौजूद रहे कि दरअसल राजभवन तक की भागीदारी इसमें है। लेकिन इन परिस्थिति को समझने से पहले एक चीज जान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी तो 12 सीटों पर जीती थी, 11 सीटों पर बीजेपी थी, 1 आसू की सीट थी, और ये तमाम जगहों से जहां उन्हें जीत मिली थी उन तमाम जगहों पे आदिवासियों की मौजूदगी लगभग 35 से 75% के बीच है। और अगर वाकई आदिवासी को एकजुट हेमंत सोरेन कर रहे हैं तो यह चाल कितनी बुरी साबित होगी, इसका एक अंदेशा खुले तौर पर किस रूप में हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा के भीतर देने की कोशिश की, जरा इन बातों को सुनिए। जब वह सीधे तौर पर कहते हैं, आरोप साबित कर दीजिए, राजनीति छोड़ दूंगा, राजभवन इसमें शामिल है, आदिवासियों को आंसू बहाने की जरूरत नहीं, सहेज कर रखिए, यह आने वाले वक्त में काम देगा। यह आने वाला वक्त कौन सा है, पहले सुनिए इनकी बात। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। जिस लहजे में हेमंत सोरेन बार बार आदिवासियों का जिक्र करते रहे, तो क्या वह उस झारखंड की जमीन पर आदिवासियों की राजनीतिक महत्ता को जानते हैं और निशिकांत दुबे क्या भूल कर गए? यहां यह समझना होगा कि झारखंड के भीतर से मौजूदा वक्त में दिल्ली की सत्ता यानी मोदी शाह के सबसे करीब अगर कोई है तो वह निशिकांत दुबे हैं, जो गोड्डा से चुनाव जीतते हैं। गोड्डा में आदिवासियों की तादाद 21.5% है, यानी बाकी वोट भी मायने रखते हैं। हालांकि गोड्डा में बड़ी तादाद में मुस्लिमों की तादाद भी है, लेकिन पूरे झारखंड के भीतर जब एक एक सीट का सवाल बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो चला हो, तब वहां पर कोई भी इस बात को तो जानना चाहेगा और पूछेगा भी, क्या ऐसी राजनीति चाल उल्टी तो नहीं पड़ गई?
क्योंकि हमारी टीम ने जब इस पे चर्चा की और बाकी जो फैक्ट्स निकालने की कोशिश की, उसमें खुले तौर पर नजर आया कि खास तौर से 3 सीट, लोहरदग्गा की सीट, खूंटी की सीट, दुमका की सीट, तीनों सीट बीजेपी जीती है, लेकिन तीनों में मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है कि वह उसको दोहरा पाए जीत के साथ। तो क्या सीटें कम हो जाएगी झारखंड की, और यही रिफ्लेक्शन अब बिल्कुल नए तरीके से बिहार में कहीं नजर तो नहीं आने लगा है? क्योंकि पहली चाल तो बिहार में चली गई, जहां पर नीतीश कुमार साथ आकर खड़े हो गए। अब सवाल यह है कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट बिहार में होना है, यानी पटना में होना है, विधानसभा के भीतर। 2 दिन बाद 7 तारीख को दिल्ली में नीतीश कुमार आ रहे हैं, 7 और 8 को वो यहीं रहेंगे। फिक्स हो गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बिहार को लेकर दिल्ली के भीतर कितनी बड़ी बेचैनी है, इस बेचैनी पर आने से पहले इसका दूसरा हिस्सा राजनीतिक तौर पर बिहार के उस राजनीतिक पृष्ठभूमि में समझ लीजिए जब वहां पर बीजेपी और जेडीयू के साथ खड़ी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी मांझी साहब जब ये कहते हैं कि जो मंत्रालय आपने मुझे दिया वही मेरे बेटे को दे दिया, अनुसूचित जाति और जनजाति वाला मंत्रालय, तो आपके पास कोई बेहतर मंत्रालय नहीं है। पहला रूठना है ये। दूसरा उनका निकल कर आया, जिस तरीके से हमें मुख्यमंत्री बना रहे थे विपक्ष के लोग, ऐसे में एक मंत्रालय से काम नहीं चलेगा, 2 मंत्रालय तो चाहिए ही। तो क्या उनका रूठना फ्लोर टेस्ट के दिन कोई खेल कर सकता है? और इस दौर में ही चिराग पासवान का कहना कि वह नीतीश की नीतियों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, उससे बेहतर तो मांझी हैं जिनके साथ वो खड़े हो सकते हैं, और उनके पक्ष में वो लगातार कह भी रहे हैं। और इस राजनीतिक धड़कनों के बीच क्या दिल्ली को यह समझ में आने लगा है कि एक ऐसे राजनीतिक गेम को अंजाम उसने बिहार के भीतर दिया जो राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में उनको जिता पाएगा या नहीं जिता पाएगा? यह सवाल उनके लिए कहीं बड़ा तो नहीं हो गया है? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अगर उसके विधायकों के भीतर की धड़कनों को सुने तो कम से कम दर्जन भर विधायक ऐसे हैं जो पिछली बार चुनाव जीत कर जब आए थे तो उनका मार्जिन जो था बड़ा कम था, 5,000 से कम के मार्जिन में थे। 2-4 ऐसे भी थे जो 5,000 से ज्यादा जीत गए थे, लेकिन 10,000 के मार्जिन को भी पार नहीं कर पाए थे। लेकिन 5,000 से कम के मार्जिन के साथ वो सुपौल की सुरक्षित सीट हो, अररिया की सुरक्षित सीट हो। सुपौल की सुरक्षित सीट त्रिवेणीगंज है, जहां से जनता दल यूनाइटेड जीती थी सिर्फ 3,031 वोट से। अररिया की रानीगंज सीट है जो सुरक्षित सीट है, वहां से जनता दल यूनाइटेड के नेता जीते थे 2,304 वोटों से। दरभंगा की बेनीपुर सीट और बहादुरपुर सीट में जीते थे 2,629 वोट से। लगभग 6,000 बेनीपुर से जीते थे, लेकिन मुजफ्फरपुर की जो सकरा सीट है, जो सुरक्षित सीट है, वहां से सिर्फ 1,500 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के नेता जीते थे। और गोपालगंज के 4 सीट जो सुरक्षित सीट है, वहां से सिर्फ 462 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के नेता जीते थे। परबट्टा जो कि खगड़िया में पड़ता, यहां से सिर्फ 951 वोटों से जीते थे। शेखपुरा का बरबीघा सिर्फ 113 वोट से जनता दल यूनाइटेड के नेता जीते थे। और नालंदा का हिलसा सिर्फ 12 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के नेता एमएलए बन गए थे जीतकर। राजनीतिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड के भीतर का यह संकट है कि अगर एक झटके में मांझी निकल जाते हैं, हालांकि उनके पास 4 विधायक हैं और आंकड़ों के लिहाज से जनता दल यूनाइटेड ना टूटे, बीजेपी अखंड खड़ी ही हुई है और दोनों के वोट मिलकर 143 के आंकड़े को छू देते हैं, तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल तो यह है सबसे बड़ा बिहार की अब की राजनीति में यह हो चला है, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव है। नीतीश कुमार इससे पहले ये लगातार चाहते रहे और कहते हैं कि अभी भी वो चाहते हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाए, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है। बीजेपी को लगता है कि इसका झटका लोकसभा चुनाव में लग जाएगा, क्योंकि तुरंत फुरत में अभी वो आरजेडी से निकल कर आए हैं और जो मुहावरा राजनीतिक तौर पर बिहार की गलियों में गूंजने लगा है वह नीतीश कुमार के नाम से जुड़ गया है।
तो यह राजनीतिक घाटा उठाने की स्थिति में कोई नहीं है। तो क्या यह नीतीश कुमार की मुश्किल है और इस मुश्किल के भीतर में अब बीजेपी को चुनना है? और इस चुनने के भीतर में क्या फ्लोर टेस्ट मायने रखता है? और इस फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या जनता दल यूनाइटेड के वह नेता जो मान रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति है और पिछली बार तो बीजेपी के साथ ही तो थे, तब इतने कम वोट से जब जीत कर आए, उसमें केसरिया, सुसान, त्रिवेणीगंज, रानीगंज, बेनीपुर, बहादुरपुर, सकरा, भोर, सरायरंजन, बेलदौर, बरबट्टा, अमरपुर, बेलहर, तारापुर, बरबीघा, हिलसा, ये सारी सीटें बतलाती हैं कि मुश्किल हालात यहां पर आएगी। तो क्या यहां से चुने हुए विधायकों के बीच कुछ सवाल हैं, जो सवाल कोई रंग दिखा सकते हैं फ्लोर टेस्ट के वक्त में? क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी की भी ऐसी 10 सीटें बीजेपी की भी ऐसी हैं जहां से वो 5000 से भी कम वोटों से चुनाव उसके नेता जीत कर आए और एमएलए बन गए। और उसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो मुंगेर की बछवाड़ा सीट जो है, वहां से तो मुंगेर में 1244 और बछवाड़ा सीट जो है, जो बेगूसराय में आती है, सिर्फ 484 वोट से बीजेपी के नेता जीते थे। सत्ता तब बीजेपी और जेडीयू के पास थी। तो क्या राजनीतिक तौर पर अपने हाथ में सत्ता रहे चुनाव के वक्त में यह पहली जरूरत है? अगर ऐसी जरूरत है तो इसका दूसरे हिस्से की खुसफुसाहट भी राजनीतिक गलियारों में, खास तौर से बीजेपी के भीतर, उन नेताओं के भीतर घुमड़ने लगी और वो सवाल उठाने लगे हैं। जब एक लंबी राजनीति उन्होंने नीतीश के हर बार उलटने पलटने को लेकर की, तो अब जनता उनके साथ खड़ी होगी या नीतीश कुमार के साथ खड़े होने से कहीं उनके खिलाफ तो नहीं चली जाएगी? और इस पूरी प्रक्रिया में अगर जीतन राम मांझी अगर पाला बदल लेते हैं तो इसका सीधा असर, मनोवैज्ञानिक असर, दलित वोट बैंक पर पड़ेगा, अति पिछड़ों पर पड़ेगा। और पिछड़ों की राजनीति को भी साधने के लिए जब कांग्रेस भी खुले तौर पर उतारू है, तो क्या यह राजनीतिक संकट फ्लोर टेस्ट के दिन कोई नई चीजों को सामने लेकर आ जाएगा क्या? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी चाहती है सत्ता की कमान उसके हाथ में रहे। और यहां पर एक सवाल नेताओं के भीतर से जो निकलता है, नाम बताना ठीक ना होगा, लेकिन वो यह भी सोचने लगे हैं और कहने से हिचक नहीं रहे हैं। जब आप उनसे मित्रवत बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट में फेल भी हो गए तो भी तो बीजेपी के हाथ में लगाम रहेगी, क्योंकि तब तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा और यह तो दिल्ली को तय करना है कि वहां चुनाव कब हो। और इतने फटाफट में तो चुनाव आयोग को समझा सकते हैं कि आप लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव मत करिए। तो फिर यह बीजेपी के पाले में होगा कि वह किस मौके पर बिहार में चुनाव कराए। तो क्या फ्लोर टेस्ट का झटका नीतीश कुमार को लग सकता है? क्या फ्लोर टेस्ट को लेकर जनता दल यूनाइटेड के भीतर लकीरें खींचने लगी हैं? और इन सब के बीच जब खुले तौर पर जीतन राम मांझी महज एक मंत्री पद पाने के लिए खुले तौर पर यह कहने लगे कि देखिए, मुझे वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और यहां आप 2 मंत्री पद भी नहीं देंगे, बेटे को बना दिया, अब एक दूसरे एमएलए हैं अनिल कुमार जो हमारी पार्टी के, आप उनको भी मंत्री बना दीजिए और मंत्रालयों को बदलिए, हमें महत्वपूर्ण मंत्रालय दीजिए जिसका कुछ लाभ हो, लगे कि हां हमारे पास कुछ है। और इन सब के बीच कांग्रेस ऑफर करने लगे, आपके लिए तो ऑफर अभी भी खुला है, आप आ जाइए, बन जाइए मुख्यमंत्री। दरअसल यह पॉलिटिकल शिफ्ट जो है, यह वहां के राज्य के चुनाव से ज्यादा 2024 के लोकसभा के चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में जा रहा है। और यही सबसे बड़ी मुश्किल हालात इस वक्त बिहार में ठीक उसी तरीके से है जैसे फ्लोर टेस्ट जो झारखंड में हुआ उससे पहले वहां की जो परिस्थिति थी। तो क्या यह कहा जा सकता है उल्टी चाल झारखंड में पड़ चुकी है? राजनीतिक तौर पर अपनी साख को हेमंत सोरेन ने दोबारा खड़ा कर दिया, आदिवासियों को साथ जोड़ दिया। और आदिवासी अगर एकजुट हो गया और वो मान ले जिस तरीके से हिंदूवादी पार्टी खुद को बीजेपी कहती है, तो आदिवासियों की पार्टी सिर्फ जीएमएम है और कोई नेता अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में है तो वो आदिवासियों के पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टी संभालने वाले नेता तो आदिवासी को गद्दी से हटा देते हैं। अगर यह मैसेज नीचे तक जा रहा है तो इसका दूसरा रूप
बिहार में दलितों को लेकर आएगा, अति पिछड़ों को लेकर आएगा। और जो नए राजनीतिक प्रयोग नीतीश कुमार ने अपने शासन के दौर में किए, जहां अति दलितों को भी साथ कैसे लाया जाए, इस समीकरण को बैठाया जो उन्होंने, क्या उसमें भी सेंध लग सकती है? राजनीतिक तौर की यह परिस्थितियां कई सवालों को खड़ा करती है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के सामने मौजूदा वक्त में है, वह झारखंड से ही शुरू हुआ है और वो बिहार पर जाकर ही खत्म होगा। क्योंकि अपने लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी छवि बनाई है, उस छवि को वो तोड़ने को तैयार नहीं है। और जब छवि को नहीं तोड़ने के लिए जब बीजेपी के भीतर के कद्दावर नेताओं को भी हाशिए पर ढकेलने से दिल्ली हिचकती नहीं है, तो फिर वह राजनीतिक दल क्या मायने रखेंगे? जहां पर यह सवाल होगा कि उस छवि पर चोट पहुंच रही है जिस छवि के आसरे वोटों को समेटना है, उसी छवि पर आंच उस सहयोगी के जरिए लग रही है जो वोटों को छितरा देगा। क्योंकि जीतन राम मांझी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार को लेकर इनके भीतर कोई सहमति भरी वाली स्थिति नहीं है। बीजेपी को लेकर इन तीनों के भीतर एक सहमति है, और बीजेपी की सहमति अगर नीतीश कुमार के साथ है तो यह त्रिकोण जो है राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा घाटा किसी को पहुंचाएगा तो वह जेडीयू के बाद बीजेपी को ही पहुंचाएगा। और बीजेपी इस दौर में कोई प्रयोग करने को तैयार नहीं है। तो क्या 7 और 8 को जब दिल्ली में नीतीश कुमार रहेंगे, उस दौर में मंत्रालयों को बांटने का चक्कर है, या फ्लोर टेस्ट पर मंजूरी की चाहत है? और ऐसी धड़कनें अगर दिल्ली की बढ़ चुकी है कि अगर फ्लोर टेस्ट फेल हो जाए तो भी लाभ, तो दिल्ली क्या करेगी, यह भी एक सवाल है। और अगर फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद राजनीतिक तौर पर वोट एकजुट ना हो, तब दिल्ली क्या करेगी, यह भी अब सोचने की बात है। इसीलिए पहली बार लोकसभा चुनाव के ऐन पहले दिल्ली जो हुनरमंद रही, हर धड़कन को पढ़कर हर चाल को चलने को लेकर, अब यह सवाल बढ़ा है कि अगर झारखंड में आदिवासी बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया तो क्या होगा? नीतीश के पक्ष में अगर दलित और पिछड़े खड़े नहीं हुए तब क्या होगा? और ये परिस्थितियां बीजेपी को डरा रही है। बाकी राजनीतिक तौर पर कई नेताओं की मुश्किल तो इस दौर में खड़ी झारखंड से लेकर बिहार तक हो चली है, लेकिन पटना से दिल्ली तक धड़कनें इसीलिए हर किसी की बढ़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।